हेलो एवरीवन्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिट्स फॉर नर्सिंग। सो फ्रेंड्स, आप सभी का बिट्स फॉर नर्सिंग पर एक बार बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम चालू है उसका पार्ट 4 आज इस वीडियो में आज हम क्लियर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो एप्लाइड एनाटॉमी और एप्लाइड फिजियोलॉजी का यूनिट 2 है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके हमने पार्ट 1, 2, 3 देखे। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने से पहले वो 3 पार्ट्स प्लीज़ देखेगा। सो फ्रेंड्स, चलो तो फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज की वीडियो में आज हम O2HB डिसोसिएशन कर्व, O2 हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट क्या है, देन एप्लाइड एनाटॉमी ऑफ लंग देखने वाले, और नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड एप्लीकेशन उसमें क्या क्या रहता है। सो ये सभी टॉपिक्स आज इस वीडियो में आज हम क्लियर करने वाले हैं। सो चलो तो फिर जो फर्स्ट टॉपिक है आज का वीडियो का, O2 हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। सो O2 हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या रहता है? सो दिस इज नथिंग बट इट इज रेफर टू कर्व ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन PO2 relation between partial pressure of oxygen and percentage of HB saturation, ठीक है, is plotted, ठीक है। So O2 hemoglobin dissociation curve मतलब क्या रहता है? This is nothing but the curve obtained when the relation between the pressure of oxygen and percentage of HB saturation is plotted. So जब भी हीमोग्लोबिन का परसेंटेज और जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, ठीक है। सो जब भी एक ग्राफ यहाँ पर ऐसे ग्राफ प्लॉटेड रहता है, यहाँ पर ऑक्सीजन सैचुरेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऐसा कर्व जब भी ऑब्टेन रहता है, दिस कर्व को हम क्या कहते हैं? O2 हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। सो यहाँ पर EHB का परसेंटेज सैचुरेशन में दिया गया है और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mm of Hg, ठीक है। The next, this curve shows that percentage saturation of HB increase with increasing PO2 artery blood, ठीक है। So O2HB डिसोसिएशन कर्व क्या डिनोट करता है, फिर क्या शो करता है? सो इसमें जैसे हमने बताया था, सो HB सैचुरेशन परसेंटेज और PO2। सो जब भी HB सैचुरेशन कर्व और PO2 पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहते हैं, ठीक है। सो जब भी HB सैचुरेशन इंक्रीज होता है, सो वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता है, ठीक है। सो हाउएवर रिलेशन इज नॉट बट अ सिग्मॉइड विथ शेप, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे जैसे HB सैचुरेशन बढ़ रहा है, HB सैचुरेशन परसेंटेज बढ़ रहा है, वैसे ही यहाँ पर PO2 बढ़ रहा है, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पर कर्व आप ऑप्टेन कैसा रहा है, यहाँ पर कर्व सिग्मॉइड कर्व। सो ऐसा शेप, यस शेप, ऐसा कर्व जब भी ऑप्टेन रहता है, मिलता है हमको, सो उसका हम क्या कहते हैं? सिग्मॉइड कर्व, ठीक है। सो O2 डिसोसिएशन कर्व, सो इसमें हमने O2HB डिसोसिएशन कर्व क्या है? सो दिस इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन द PO2 एंड HB परसेंटेज सैचुरेशन, ठीक है। सो देन दिस रिलेशन विच ऑब्टेन इन विच ग्राफ, दिस ग्राफ इज आल्सो कॉल्ड एज O2HB डिसोसिएशन कर्व एंड O2 pressure, partial pressure of O2 and the HB saturation percentage is directly proportional. So when increase the HB saturation percentage, then also increase the PO2, ठीक है। देन नेक्स्ट, सो यहाँ पर अब हम क्या देखने वाले? शिफ्टिंग ऑफ O2, ठीक है। HB का शिफ्टिंग राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में होने के बाद क्या इफेक्ट रहता है, ठीक है। सो हम देखने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, शिफ्ट इनटू O2HB डिसोसिएशन कर्व। सो पहले तो शिफ्टिंग क्यों रहती है, जो ग्राफ की राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग क्यों रहती है? सो पहले हम क्लियर करते हैं। सेवरल फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ affinity of HB for O2 and the shift O2HB dissociation curve either right or left side. So उसमें बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं HB O2 डिसोसिएशन कर्व को शिफ्ट करने के लिए। सो O2HB डिसोसिएशन कर्व एक तो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड को मूव करता है, ठीक है। सो इन विच जो हम क्या देखने वाले? फर्स्ट, शिफ्ट टू राइट साइड, ठीक है। सो जब जो O2HB डिसोसिएशन जो कर्व है, जब राइट साइड को शिफ्ट होता है, देन उसमें क्या चेंजेस आते हैं या फिर उसमें क्या इफेक्ट रहता है? सो व्हेन शिफ्ट टू राइट साइड, सो व्हेन शिफ्ट टू राइट, O2HB डिसोसिएशन कर्व सिग्निफाइड डिक्लेयर्ड एफिनिटी ऑफ HB फॉर CO2। सो जब भी फ्रेंड्स राइट साइड में शिफ्ट होता है, ठीक है। सो हम थ्योरेटिकल पार्ट देखने से पहले हम डायग्राम देखते हैं। सो इसमें से हमको क्लियरली पता चलेगा, ठीक है। सो हमारा ये सिग्मॉइड शेप्ड, यहाँ पर हमको HB सैचुरेशन परसेंटेज और PO2 यहाँ पर डिनोट किया है, ठीक है। सो इस ग्राफ में हम देखते हैं पहले तो जब भी
एचबी सैचुरेशन इंक्रीज रहता है विद इंक्रीज द PO2, ठीक है, ऑल्सो इंक्रीज द PO2, ठीक है, ये तो हमको पता चलता है क्योंकि एचबी परसेंटेज सैचुरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PO2। सो जैसे जैसे एचबी सैचुरेशन बढ़ता है परसेंटेज, वैसे ही PO2 बढ़ता है, इसलिए यहाँ पर ग्राफ हमको सिग्नल शेप यहाँ पर मिला है, ठीक है। सो अब हम मेन बात पे आते हैं। सो हमने बात की राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। सो जब भी एचबी का या फिर एचबी परसेंटेज सैचुरेशन और PO2 का ग्राफ जब भी राइट साइड को शिफ्ट होता है, सो यहाँ पर ग्राफ राइट साइड को शिफ्ट हुआ। सो व्हेन reduce the affinity, then increase temperature and increase 2-3 dpg and increase the H plus. This is the increase, ठीक है। So this is changes when the shift right side of the HB percentage saturation and PO2 graph. So जब भी ग्राफ राइट साइड को शिफ्ट होता है, देन उसी टाइम एफिनिटी वहाँ पर रिड्यूस होती है, देन टेम्परेचर बढ़ता है, देन 2-3 dpg बढ़ता है और उसके साथ हाइड्रोजन प्लस आयन वहाँ पर बढ़ता है। सो ये सभी पॉइंट्स हम क्लियर करने वाले हैं। सो चलो तो फ्रेंड्स, सो शिफ्ट टू राइट साइड। सो जैसे हमने बताया ऑटो एचबी साइड राइट साइड को जब भी शिफ्ट होता है, देन उसमें जो अफिनिटी है किसकी, एचबी की, फॉर द CO2 के रिलेशन में जो अफिनिटी रहती है एचबी की, सो वहाँ पर डिक्रीज होती है। देन द at every level of PO2, O2 saturation of HB is somewhat lower than normal curve and leading move of loading of O2, ठीक है। सो जब भी राइट शिफ्ट होता है, देन उसी टाइम क्या होता है, जो लेवल ऑफ PO2 है या फिर O2 सैचुरेशन है HB के लिए, सो जो नॉर्मल कर्व हमको मिलता है उससे कम ही रहता है, बट मूव अप रहता है। कहाँ पर, जो लोडिंग O2 है वहाँ पर उसका मूव अप रहता है, ठीक है। सो दिस इज द राइट शिफ्ट साइड। सो कॉजेस क्या क्या है, जो शिफ्टिंग ऑफ O2 HB डिसोसिएशन कर्व टू राइट साइड, ठीक है। सो उसके फर्स्ट कॉज एंड इंक्रीज द PO2 शिफ्ट टू कर्व एट राइट एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज बोर्स इफेक्ट, ठीक है। सो इसका मेन कॉज क्या है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, सो बढ़ने के वजह से कर्व राइट साइड को शिफ्ट होता है। सो दिस फेनोमेना हम क्या कहते हैं, उसको बोर्स इफेक्ट उसको कहते हैं। सो दिस इज द बोर्स इफेक्ट। द नेक्स्ट कॉज क्या है, राइट शिफ्ट होने के डिक्रीज इन pH ऑफ द ब्लड एंड ऑकर्स टिश्यू आल्सो शिफ्ट O2 HB डिसोसिएशन कर्व टू राइट, ठीक है। नेक्स्ट कॉज क्या है, डिक्रीज द pH ऑफ द ब्लड, ठीक है। सो pH जब भी डिक्रीज होता है, एसिडिक pH होने से जब pH न्यूट्रल से कम होता है या फिर उसका pH डाउन होता है, सो वहाँ पर O2 HB का जो कर्व है राइट साइड को शिफ्ट होता है। द नेक्स्ट कॉज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो टेम्परेचर से वहाँ पर कॉज एक कॉज है, सो वहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी वहाँ पर मैटर करता है। देन इफेक्ट ऑफ फास्फोग्लिसराइड, ठीक है। सो फास्फोग्लिसराइड में वहाँ पर इफेक्ट करता है। सो उसका 2-3 वहाँ पर 2-3 फास्फोग्लिसराइड जो ऑनियन में ज्यादा रहता है, सो वो भी वहाँ पर अफेक्ट करता है। सो RBC आर रिच इन 2-3 फास्फोग्लिसराइड विच हाईली ऑनियन एंड बाइंड टू बीटा चेन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एडल्ट हीमोग्लोबिन, ठीक है। सो जो 2-3 फास्फोग्लिसराइड जो ऑनियन में ज्यादा अमाउंट में दिखता है, सो प्लाज्मा में ज्यादा सा जो 2-3 फास्फोग्लिसराइड होने से वजह से वहाँ पर शिफ्टिंग पॉसिबल रहती है, राइट साइड को कॉज करती है। एंड द बीटा चेन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एडल्ट हीमोग्लोबिन एंड अनदर जो एडल्ट हीमोग्लोबिन रहता है, सो हमने हीमोग्लोबिन यहाँ पर ऐसे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एक हीमोग्लोबिन पर यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। सो जो यहाँ पर अल्फा और बीटा, सो जो बीटा चेन का डीऑक्सीजनेटेड एडल्ट हीमोग्लोबिन से बाइंड होने से भी एक कॉज वहाँ पर रहता है जो राइट साइड को शिफ्ट करता है। थस एन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ 2-3 dpg डिक्रीज अफिनिटी ऑफ HB फॉर O2 टू शिफ्ट द नॉर्मल, ठीक है। और अनदर जो फैक्टर अफेक्ट करता है या फिर कॉज है, जो 2-3 dpg है, ठीक है। सो जो HB की अफिनिटी डिक्रीज होने से फॉर द नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। सो दिस इज कॉजेस ऑफ द शिफ्ट टू राइट साइड ऑफ द O2 HB डिसोसिएशन कर्व। सो वैसे ही राइट साइड को जैसे जो ग्राफ HB O2 का शिफ्ट होता है, सो वैसे ही लेफ्ट साइड को भी शिफ्ट होता है। सो उसके कॉजेस क्या क्या है, डिक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है। सो यहाँ पर राइट साइड को जब भी शिफ्ट रहता है उसके अपोजिट टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज होता है, सो यहाँ पर बढ़ रहा था। देन यहाँ पर डिक्रीज द 2-3 dpg, सो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था, सो जस्ट इसके अपोजिट। देन डिक्रीज द हाइड्रोजन प्लस आयन, ठीक है। सो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था एंड दिस इज द CO, ठीक है। सो CO सो कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पर एक अनदर कॉज है।
सो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होने का. सो दिस इज अबाउट द शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ ऑफ O2 HB परसेंटेज सैचुरेशन डिसोसिएशन कर्व टू लेफ्ट साइड. ठीक है. सो अब देखते हैं. देन नेक्स्ट वन इज द जो शिफ्ट टू राइट लेफ्ट साइड ऑफ ग्राफ देखने से पहले जो एडवांटेजेस हैं शिफ्ट टू राइट के, ठीक है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किसके, जो हमने शिफ्ट ऑफ द O2 HB डिसोसिएशन कर्व टू राइट साइड. सो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है. सो पहले वो देखते हैं. सो एडवांटेजेस वर्सेस डिसएडवांटेजेस ऑफ शिफ्ट ऑफ ग्राफ HB O2 टू राइट साइड. ठीक है. सो एडवांटेज ग्रेटर अमाउंट ऑफ O2 टू रिलीज फ्रॉम द HB. ठीक है. सो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अमाउंट ज्यादा रहता है. दिस इज द फर्स्ट एडवांटेजेस और लास्ट एडवांटेज. ठीक है. सो एक एडवांटेजेस यहाँ पर मिलता है जब भी राइट साइड को ग्राफ जो शिफ्ट रहता है. सो वहाँ पर क्या रहता है, जो HB से हमको जो O2 की लेवल है जो ज्यादा रहती है. ठीक है. देन डिसएडवांटेजेस लंग्स ब्लड टेक ऑफ O2. ठीक है. सो यहाँ पर क्या रहता है, सो लंग्स ब्लड का जो O2 का कंजम्पशन है वहाँ पर ज्यादा रहता है. ठीक है. सो दिस इज डिसएडवांटेजेस एंड नथिंग बट द होल अबाउट द एडवांटेजेस एंड वर्सेस डिसएडवांटेजेस ऑफ द शिफ्ट टू राइट साइड ऑफ द O2 HB डिसोसिएशन कर्व. सो यहाँ पर हमने पूरा जो राइट साइड का जो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ है, सो वहाँ पर हमने क्लियर किया उसके कॉजेस, शिफ्ट क्यों होता है, उसके कॉजेस और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. द नेक्स्ट फ्रेंड्स वी डिस्कसिंग अबाउट द शिफ्ट टू लेफ्ट साइड. ठीक है. सो जब भी लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होता है, सो वहाँ पर डिक्रीज द टेम्परेचर डिक्रीज रहता है, टेम्परेचर डिक्रीज रहता है, डिक्रीज द 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसराइड वहाँ पर डिक्रीज होता है, या फिर देन नेक्स्ट डिक्रीज द H+. ठीक है. हाइड्रोजन आयन डिक्रीज होता है, एज वेल एज CO कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पर अफेक्ट करता है. ठीक है. सो द नेक्स्ट पॉइंट द शिफ्ट टू लेफ्ट साइड. सो जब भी ग्राफ लेफ्ट साइड को शिफ्ट करता है O2 HB का, सो शिफ्ट टू HB डिसोसिएशन इंक्रीजिंग एफिनिटी ऑफ HB फॉर द O2. सो वहाँ पर राइट साइड को जब भी ग्राफ शिफ्ट रहता था वहाँ पर डिक्रीज हो रही थी एफिनिटी फॉर HB की और फॉर O2 के लिए. सो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है. ठीक है. उल्टा है, रिवर्स है. दस एट एवरी लेवल ऑफ O2 सैचुरेशन ऑफ HB इज समवॉट ग्रेटर देन इन नॉर्मल कर्व. ठीक है. सो एकदम इससे अपोजिट है. सो जो O2 सैचुरेशन है HB के यहाँ पर ज्यादा है नॉर्मल कर्व से. ठीक है. जब भी लेफ्ट साइड को ग्राफ शिफ्ट होता है. ठीक है. तो कॉजेस क्या रहेंगे, डिक्रीज द PCO2 पर, बट यहाँ पर क्या रहेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो यहाँ पर प्रेशर है यहाँ पर ब्लड का डिक्रीज होने से. द नेक्स्ट इंक्रीज द pH बढ़ने से. ठीक है. देन डिक्रीज द टेम्परेचर डिक्रीज बढ़ने से. फीटल सर्कुलेशन में हीमोग्लोबिन जो है, फीटल हीमोग्लोबिन वहाँ पर अफेक्ट करता है. एंड HB बढ़ने से भी यहाँ पर शिफ्ट टू लेफ्ट साइड हो सकता है. ठीक है. सो दिस इज द कॉजेस ऑफ द शिफ्ट टू लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ ऑफ HB O2 डिसोसिएशन कर्व. देन उसके एडवांटेजेस वर्सेस डिसएडवांटेजेस. उसका एडवांटेज क्या है, इट अलाउ ग्रेटर अपटेक ऑफ O2 एट द लंग्स. ठीक है. सो वहाँ पर O2 का ज्यादा वहाँ पर आनंद में अपटेक रहता है फॉर द लंग्स के लिए. और डिसएडवांटेज क्या है, इट डिक्रीज रिलीज O2 टू टिश्यू. एक तो यहाँ पर अपटेक ज्यादा है O2 का लंग्स के लिए, बट यहाँ पर जो रिलीज है अपटेक है बट रिलीज कम है टिश्यू के लिए. ठीक है. सो दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ टू लेफ्ट साइड ऑफ द O2 डिसोसिएशन कर्व. सो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने O2 डिसोसिएशन कर्व पूरा यहाँ पर क्लियर किया है. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, दिस इज द रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट्स. ठीक है. अब रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट्स क्या रहता है, दिस इज नथिंग बट द ratio of rate of CO2 excretion and rate of O2 consumption per minute. ठीक है. So it refers to the rate of CO2 excretion and rate of O2 consumption per minute. ठीक है. So respiratory quietant this is जो CO2 excretion है, मतलब जो CO2 का excretion और उसका रेट और O2 का कंजम्पशन का रेट पर मिनट में कितना रहता है, उस रेशियो को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट. सो रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट को आल्सो इट आल्सो कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेट. ठीक है. सो उसको अनदर नेम रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन विच एक्सक्रीशन ऑफ CO2 एंड इंस्पिरेशन ऑफ द O2 पर मिनट. ठीक है. सो यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज रहता है पर मिनट में. सो रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट को रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो भी कह सकते हैं. ठीक है. द नॉर्मल वैल्यू rate of CO2 excretion is 4 mm per 100 mm of Hg and rate of O2 consumption value is 5 mm of mm per 100 mm of Hg. ठीक है. सो हमको रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट निकालने के लिए उसके जो नॉर्मल वैल्यू है हमको पता रहनी चाहिए. सो जब भी एक ब्रीदिंग रहती है, सो वहाँ पर जब भी CO2 का एक्सक्रीशन रहता है
सो CO2 एक्सक्रीशन का रेट कितना है 4 mm पर 100 mm of Hg और O2 कंजम्पशन का 5 mm पर 100 mm of Hg इतना रेट्स है। सो उसका हमको कैलकुलेशन करने के बाद वहाँ पर हमको रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट 0.8 यहाँ पर हमको रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट्स यहाँ पर क्लियर रहता है, ठीक है। सो यहाँ पर 0.8 रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट का रेट किसी भी एडल्ट का रहता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट अब हम जो फ्रेंड्स लंग्स का टोटली हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लियर की। अब यहाँ से जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो पार्ट है अप्लाइड एनाटॉमी का, ठीक है। सो अप्लाइड एनाटॉमी की दिस इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इन विच द स्टडी ऑफ द डिसीजेस, ठीक है। सो यहाँ पर हम जो नॉर्मल एनाटॉमी रहती है उसमें से अप्लाइड पार्ट आता है। सो अप्लाइड पार्ट दिस इज नथिंग बट द जो उसमें डिसीज कंडीशंस, ठीक है, किसी भी सिस्टम के रिलेटेड जो डिसीज कंडीशन लेते हैं, सो उसका पार्ट अप्लाइड एनाटॉमी में आता है। सो यहाँ पर हम जो लंग्स के अप्लाइड एनाटॉमी, सो यहाँ पर हम लंग्स के एनाटॉमी सो देखते हैं, ठीक है। सो इन विच द फर्स्ट अप्लाइड एनाटॉमी और द जो फर्स्ट लंग्स का डिसीज कंडीशन है दिस इज द निमोनिया, ठीक है। सो निमोनिया क्या रहता है? सो इट इज कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय फिलिंग ऑफ सीरियस फ्लूइड एंड इन्फेक्टेड सेल्स। सो यहाँ पर क्या रहता है निमोनिया में जो लंग्स का स्मॉलेस्ट यूनिट है एल्वेलाई डक्ट या फिर एल्वेलाई। सो यहाँ पर सीरियस फ्लूइड का वहाँ पर फिलिंग होना एल्वेलाई, ठीक है। एल्वेलाई सीरियस फ्लूइड से और इन्फेक्टेड सेल से फिलिंग रहता है, भरा हुआ होता है। सो दिस इज कॉल्ड और द कॉज द निमोनिया। सो वहाँ पर निमोनिया वहाँ पर होता है। सो निमोनिया का कॉज क्या है? सो निमोनिया क्यों होता है? सो उसका कॉज क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड H इन्फ्लुएंजा, ठीक है। सो Streptococcus pneumoniae main cause of the pneumonia and this is the common cause of the pneumonia. So pneumonia, Streptococcus pneumoniae होता है. So this is the 50% percentage of the whole pneumonia causes, ठीक है. So 50% cause जो है निमोनिया के पेशेंट का, सो दिस इज द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और जो नेक्स्ट कॉज है H इन्फ्लुएंजा से भी हो सकता है, उसका 20% है, दिस इज लेस देन द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ द निमोनिया दिस इज द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। देन साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखते हैं? सो जब भी पेशेंट को निमोनिया होता है उसका साइन एंड सिम्टम्स से हम पता चल सकते हैं निमोनिया के साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फीवर एंड विथ चिल्स, ठीक है। सो वहाँ पर फीवर्स और चिल्स वहाँ पर हमको दिखता है। देन चेस्ट पेन, ठीक है। सो चेस्ट पेन दिस इज नेक्स्ट सिम्टम्स। देन रॉन्की साउंड, ठीक है। सो हम सभी भी साउंड्स नॉर्मल एबनॉर्मल साउंड देखने वाले, सो दिस इज द रॉन्की साउंड। देन फ्राइन क्रैकल, सो दिस इज द नथिंग बट द साउंड ऑफ द लंग्स। सो सभी भी हम साउंड्स नेक्स्ट बैंड में देखने वाले। देन डिस्पनिया एंड टैकिपनिया, ठीक है। सो दिस इज द टर्म्स ऑफ द रिलेटेड टू द लंग्स। सो डिस्पनिया क्या रहता है? सो दिस इज द डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। सो ब्रीदिंग के लिए डिफिकल्टी होना, दिस इज द डिस्पनिया। एंड टैकिपनिया दिस इज के रैपिड ब्रीदिंग, ठीक है। सो एक टर्म रहती है टकी, सो दिस इज द मेडिकल टर्म्स, दिस इज इंडिकेट द इंक्रीज, ठीक है। सो किसी भी चीज का इंक्रीज रहना, ज्यादा रहना, उसको टकीपनिया, दिस इज द टकी। सो एक रहता है टकी कार्डिया, ठीक है। सो इंक्रीज द पल्स रेट, ट्रैकिकार्डिया। सो वैसे टकीपनिया, सो टकीपनिया दिस इज द रैपिड ब्रीदिंग, ठीक है। द नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम दिस इज द साइनोसिस, ठीक है। सो साइनोसिस क्या रहता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। सो ब्लड का ब्लूइश डिस्कलरेशन स्किन पर दिखता है, ठीक है। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, सॉरी। सो दिस इज द साइनोसिस, ठीक है। देन डायग्नोसिस, सो जब भी निमोनिया रहता है पेशेंट को, सो हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? सो उसके लिए दो टेस्ट रहते हैं, स्पूटम कल्चर और चेस्ट एक्सरे, ठीक है। सो पेशेंट का स्पूटम कल्चर लेके या फिर उसका चेस्ट एक्सरे निकाल कर हम पता चल कर सकते हैं कि उसको निमोनिया हो गया या फिर नहीं। देन नेक्स्ट वन इज द ट्रीटमेंट। सो अभी हमको पता चल गया है जो पेशेंट है वो निमोनिया से सफर कर रहा है, या फिर उसको आफ्टर डायग्नोसिस उसको पता चल गया जो पेशेंट निमोनिया है। सो पेशेंट को निमोनिया, सो उसके लिए ट्रीटमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वहाँ पर हम पेशेंट को पेनिसिलिन दे सकते हैं। देन एजिथ्रोमाइसिन उसको दिया जाता है। देन एरिथ्रोमाइसिन और असाइक्लोविल्स वहाँ पर निमोनिया के पेशेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। सो दिस इज दोज होल अबाउट द ट्रीटमेंट। सो ये सभी भी एंटीबैक्टीरियल, एंटीनिमोनिया या फिर एंटी वायरल्स सभी भी पेशेंट को दिए जाते हैं, ठीक है। देन प्रिवेंशन, अब प्रिवेंशन की बारी आती है। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें से प्रिवेंशन, ठीक है। बिकॉज ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, ठीक है।
सो प्रिवेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रिवेंशन में उसको वैक्सीन देने की है। सो सभी को निमोनोकॉकल वैक्सीन लेनी चाहिए, ठीक है। सो उससे निमोनिया ना हो, सो इसलिए प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वहाँ पर निमोनोकॉकल वैक्सीन वहाँ पर लेनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट डिसीज कंडीशन रिलेटेड द लंग्स, दिस इज द निमोनिया, ठीक है। सो निमोनिया के बाद हम देखते हैं अस्थमा। सो अस्थमा इट इज क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन विच ब्रोंका एंड ब्रोंकियल्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स अस्थमा क्या रहता है? सो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम दिस इज द ट्रोकिया है, और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें ब्रोंका एंड ब्रोंकियल्स, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसे ब्रोंकियल्स, ठीक है। सो जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन होना, ठीक है, उसका इन्फ्लामेशन होना, उसमें स्वेलिंग होना, ठीक है। सो दिस इज द अस्थमा, ठीक है। और अस्थमा दिस इज द क्रोनिक डिसीज है। क्रोनिक मतलब जो 6 मंथ से ज़्यादा, ठीक है। सो 6 मंथ से ज़्यादा जो डिसीज रहती है उसको हम क्रोनिक कहते हैं, और जो 6 मंथ से कम रहती है डिसीज कंडीशन उसको हम एक्यूट कंडीशन कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द अस्थमा। देन कॉजेस ऑफ द अस्थमा। सो अस्थमा की क्या क्या कॉजेस हैं? एलर्जी है, एयर पोल्यूशन है, देन स्मोकिंग है, ठीक है। सो एलर्जी की वजह से, और सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी, सो पीपल को डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एलर्जी रहते हैं। सो उनमें से जो एलर्जी का कॉज रह सकता है अस्थमा के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द एयर पोल्यूशन, ठीक है। सो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है ज़्यादातर उसमें टॉक्सिक्स वहाँ पर गैसेस प्रोडक्ट्स, वहाँ कार्बन मोनोक्साइड है, या फिर बर्निंग से वजह से बहुत ज़्यादा हानिकारक जो डेंजरस गैसेस फैल रहे हैं एनवायरमेंट में। सो उसी वजह से अस्थमा हो सकता है, या फिर अस्थमा का कॉज एयर पोल्यूशन रह सकता है। द नेक्स्ट वन इज द स्मोकिंग, ठीक है। सो स्मोकिंग भी अस्थमा को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। देन द सिम्टम्स एंड साइन एंड सिम्टम्स क्या है? सो जब भी अस्थमा होता है सो पेशेंट को नॉन प्रोडक्टिव कफ रहता है, ठीक है। नॉन प्रोडक्टिव कफ मतलब क्या? उसको खांसी रहेगी, बट उसकी खांसी उसमें फ्लूइड नहीं रहेगा, उसमें जो फ्लूइड का प्रोडक्शन नहीं रहेगा, उसमें सूखी खांसी होगी, उसकी खांसी जो होगी सूखी होगी, ठीक है। सो दिस इज द नॉन प्रोडक्टिव कफ। द नेक्स्ट सिम्टम्स विजिंग, ठीक है। सो विजिंग क्या है? जो सांस लेने में क्या, जो सांस पेशेंट ब्रीथिंग करता है, सो उसी टाइम हाई पिच साउंड वहाँ पर मतलब वहाँ पर ऐसा विजिंग साउंड, खरखराहट साउंड, जब भी पेशेंट अस्थमा का पेशेंट रहता है, जब भी ब्रीथ लेता है उसके बीच हाई पिच रहता है, उसमें खरखराहट जैसी आवाज़ वहाँ पर रहती है, ठीक है। सो दिस इज द विजिंग नेक्स्ट सिम्टम्स, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द चेस्ट टाइटनेस है, ठीक है। सो चेस्ट टाइटनेस में क्या रहता है? सो पेशेंट को चेस्ट में पेन या फिर बर्निंग की फीलिंग आना, ठीक है। सो चेस्ट में जकड़न रहता है, ठीक है। सो दिस इज अनदर सिम्टम्स। द नेक्स्ट रेस्टलेसनेस, ठीक है। सो पेशेंट को बेचैना, ठीक है। सो रेस्टलेसनेस होना। द नेक्स्ट वन इज द हाइपोक्सिया एंड साइनोसिस, ठीक है। सो हाइपोक्सिया क्या रहता है? सो हाइपोक्सिया दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ द O2, ठीक है। सो O2 का अमाउंट डिक्रीज होना या फिर कम होना, ठीक है, ऑक्सीजन का सप्लाई। और साइनोसिस दिस इज द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ठीक है। इसको स्किन में डिस्कलरेशन होना स्किन का, ठीक है, ब्लूइश डिस्कलरेशन। सो उसमें जो कॉमन साइड रहते हैं डिस्कलरेशन में जो साइनोसिस के, स्किन के बाद नेक, ठीक है, नेल, देन लिप्स, देन आइज, ठीक है। सो इसमें साइनोसिस वहाँ पर दिखता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द डायग्नोसिस, ठीक है। सो अस्थमा को डायग्नोस कैसे करते हैं, या फिर अस्थमा है कि नहीं उसको डायग्नोस करने के लिए कौन कौन सा टेस्ट करते हैं? सो इन विच पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट और एबीजी एनालिसिस, ठीक है। सो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या रहता है? सो दिस इज द टेस्ट ऑफ द नथिंग बट द लंग्स, ठीक है। सो लंग्स का टेस्ट वहाँ पर किया जाता है, दिस इज द पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट, ठीक है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। द नेक्स्ट वन इज द एबीजी एनालिसिस। सो एबीजी क्या रहता है? सो एबीजी मतलब आर्टेरियल ब्लड गैसेस, ठीक है। सो जो आर्टेरियल ब्लड गैसेस वहाँ पर आर्टरी से सैंपल निकाला जाता है। सो नॉर्मली हम जब भी पेशेंट का ब्लड सैंपल निकाला दिया जाता है उसी टाइम वेन से कॉमनली हम ब्लड कलेक्शन करते हैं, बट जो इन केस ऑफ द अस्थमा वी हैव टू टेक द सैंपल ऑफ द आर्टरी ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सो उसी टाइम जो पेशेंट की आर्टरी रहती है, सो यहाँ से एबीजी एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द डायग्नोसिस ऑफ द अस्थमा। सो अभी ट्रीटमेंट, ठीक है, अस्थमा के लिए कौन से ट्रीटमेंट किया जाता है? सो उसके लिए ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर जो इन्फ्लामेशन हो गया है जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जो ब्रोंका में या फिर ब्रोंकियल्स में, सो उसको डायलेट करने का काम करते हैं उसमें अल्बेंडोजोल, ठीक है। सो अल्बेंडोजोल जो हेल्प करता है एज अ ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ द अस्थमा, ठीक है। सो फ्रेंड्स
जो यहाँ पर जो हमारा सेकंड डिसीज कंडीशन था लंग्स का अस्थमा, यहाँ पर हमारा क्लियर होता है, ठीक है। सो इससे पहले हमने निमोनिया देखा था, देन उसके बाद हमने अस्थमा। अभी जो नेक्स्ट थर्ड जो लंग्स का जो डिसीज कंडीशन है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। सो ट्यूबरकुलोसिस इसको हम शॉर्ट में टीबी भी कहते हैं, ठीक है। सो इट इज हाईली कम्युनिकेबल डिसीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। सो इट इज अ हाईली कम्युनिकेबल डिसीज है, ठीक है। सो दिस इज द कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। सो कम्युनिकेबल डिसीज क्या रहते हैं, जो दिस इज द स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू द ब्लड कॉन्टेक्ट्स ऑफ द ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। सो कम्युनिकेबल डिसीज क्या रहती है, जो एक पेशेंट से या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे फैलते हैं। सो ब्लड के कॉन्टेक्ट में आने से या फिर उसके बॉडी फ्लूइड से, ठीक है। सो जो उसका बॉडी फ्लूइड ट्रांसफर हो गया, ठीक है। सो उस टाइम जो पर्सन जो पॉजिटिव है, सो उससे एनी फ्लूइड या फिर उसका कांटेक्ट ब्लड का कांटेक्ट होने से जो नेगेटिव पर्सन है जो उसको स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इसमें हेपेटाइटिस आ सकता है, हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए बी सी, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द उसमें HIV है, ठीक है। सो HIV बी ट्यूबरकुलोसिस, देन HIV, दिस इज द कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। सो कम्युनिकेबल डिसीज ट्यूबरकुलोसिस, दिस इज कम्युनिकेबल डिसीज विच इज कॉज द माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। सो माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस से कॉमनली टीबी हो सकता है, या फिर जो टीबी पॉजिटिव है और जो पर्सन हेल्दी है, सो उसका ब्लड कांटेक्ट हो गया या फिर जो उसका फ्लूइड बॉडी फ्लूइड्स किसी भी बॉडी फ्लूइड उसका कांटेक्ट में आ गया जो हेल्दी पर्सन है, सो उस टाइम उसको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। सो दिस इज द ट्यूबरकुलोसिस होने का दो कॉज है, एक तो माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस या फिर जो पर्सन पॉजिटिव है, सो उससे उसके बॉडी फ्लूइड से या फिर ब्लड कांटेक्ट से दूसरे पर्सन तक हो सकता है। दिस इज द ट्यूबरकुलोसिस। सो सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या है ट्यूबरकुलोसिस के, सो कफ, देन लो ग्राउंड फीवर, वेट लॉस, डिस्पनिया, नाइट स्वेटिंग, ठीक है। सो उसमें सम साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं ट्यूबरकुलोसिस में। सो इन विच द फर्स्ट वन इज द कफ। सो टीबी जब भी होता है, सो पहला साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखते हैं हमको, कफ, ठीक है। ज्यादातर कॉमन चीज टीबी की 2 to 3 वीक्स से ज्यादा या फिर 1 मंथ से ज्यादा कफ रहता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द लो ग्राउंड फीवर। सो अभी लो ग्राउंड फीवर क्या रहते हैं, सो लो ग्राउंड फीवर, दिस इज द टेम्परेचर बिटवीन द 100 to 103 फ़ारेनहाइट तक बॉडी टेम्परेचर रहता है पर्सन का, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द वेट लॉस, ठीक है, उसका वेट लॉस रहता है ट्यूबरकुलोसिस में। देन डिस्पनिया। सो डिस्पनिया, दिस इज द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, ठीक है। सो ब्रीथ का शॉर्टनेस होना, ठीक है। सो शॉर्ट होना ब्रीथ, उसको हम डिस्पनिया कहते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द नाइट स्वेटिंग। सो टीबी के पेशेंट को नाइट में पसीना आता है, ठीक है। सो दिस इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टीबी। द नेक्स्ट वन इज द डायग्नोसिस। सो अभी पेशेंट को टीबी है, कैसे डायग्नोस करते हैं, सो उसके लिए टीबी ब्लड टेस्ट करते हैं और टीबी स्किन टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो उससे हमको पता चलता है पर्सन को टीबी है क्या नहीं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज द ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट में उसके टीबी में एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी दी जाती है, उसमें फर्स्ट लाइन डोज, सेकंड लाइन डोज, ऐसे 2 टाइप्स ऑफ द डोसेस उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं जो टीबी के पर्सन रहते हैं, पेशेंट रहते हैं। सो उसमें एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, सो उसमें फर्स्ट लाइन डोज और सेकंड लाइन डोज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके पेशेंट को डोज दिए जाते हैं। सो उसमें फर्स्ट लाइन डोज में आइसोनाइजाइड, देन राफेमेसिन, देन पेरामेथ्रिन, देन स्ट्रिप्टोमाइसिन, देन इथेमेबुटॉल, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लाइन डोज, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन डोज में क्या कहते हैं, आइसोनाइजाइड, देन राफेमेसिन, देन पेरामेथ्रिन, देन स्ट्रिप्टोमाइसिन एंड इथेमेबुटॉल, ठीक है। सो दिस इज द विच आर कम्स अंडर द फर्स्ट लाइन डोज ऑफ द एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लाइन डोज। देन नेक्स्ट सेकंड लाइन डोज में क्या क्या रहते हैं, उसमें एमिकेसिन दिया जाता है, देन ऑफ्लोकैसिन दिया जाता है एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। सो उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, देन एमिकेसिन और ऑफ्लैक्सिन, ठीक है। सो उसमें सेकंड लाइन डोज में जो एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी रहती है उसमें सेकंड लाइन डोज टीबी के पेशेंट के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द जो नेक्स्ट अपलेट जो एनाटॉमी में जो नेक्स्ट लंग्स की जो डिसीज कंडीशन है हाइपोक्सिया, ठीक है। सो इससे पहले हमने अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस और फर्स्ट वन इज द
न्यूमोनिया, ठीक है। सो न्यूमोनिया, अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस यहाँ पर क्लियर किया है। देन नेक्स्ट वन इज द हाइपोक्सिया। सो नेक्स्ट डिसीज कंडीशन है लंग्स की हाइपोक्सिया, ठीक है। सो हाइपोक्सिया क्या रहते हैं? सो हाइपोक्सिया दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ O2 एट द टिश्यू लेवल। सो O2 का डेफिशिएंसी होना टिश्यू लेवल तक, ठीक है। सो उसी टाइम हाइपोक्सिया होता है, ठीक है। सो टिश्यू के लिए सबसे ज्यादा या फिर सेल के जो सर्वाइव करने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरत रहती है? ऑक्सीजन की, ठीक है। सो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो टिश्यू कैसे सर्वाइव करेगा, ठीक है। सो O2 लेवल जो टिश्यू लेवल तक O2 का सप्लाई डेफिशिएंट होना या फिर कम होना, ठीक है। सो उसका डेफिशिएंसी रहना O2 का टिश्यू लेवल तक, उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया, ठीक है। और सिंपल वर्ड में कहे तो डिक्रीज द O2 लेवल, ठीक है। सो O2 का डिक्रीज लेवल होना एट द टिश्यू लेवल, ठीक है। सो उसमें कॉजेस रहते हैं। सो उसमें हाइपोक्सिया के कौन कौन से कॉजेस है? डिक्रीज द O2 टेंशन PO2 ऑफ द आर्टेरियल ब्लड, ठीक है। सो इन दिस O2 टेंशन PO2, O2 का लेवल कम होता है, ठीक है। सो ऑक्सीजन का डिक्रीज होना एट द लेवल इन इनहेल्ड एयर, ठीक है। सो जब भी इंस्पिरेशन होता है, सो उसी टाइम पेशेंट को इंस्पिरेशन जितना अमाउंट में रहना चाहता होता है, सो उससे कम रहता है। सो उसका जब भी पेशेंट इनिशिएशन करता है, सो उसी टाइम जो O2 रहता है उसका लेवल थोड़ा सा कम रहता है, जो आर्टरी का ब्लड रहता है वहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज द डिक्रीज द O2 टेंशन PO2 ऑफ द आर्टेरियल ब्लड। सो उसका मीनिंग वही रहता है, जो पेशेंट इनहेल करता है एयर, जब O2 का लेवल डिक्रीज रहता है आर्टेरियल ब्लड तक, ठीक है। सो आर्टेरियल ब्लड में जो O2 का लेवल है डिक्रीज होता है। द नेक्स्ट कॉज ऑफ हाइपोक्सिया दिस इज द डिक्रीज द O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। अब जो नेक्स्ट कॉज है हाइपोक्सिया का, जो O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, जो O2 को कैरी करता है, सो उसकी कैपेसिटी डिक्रीज होती है। जो हाइपोक्सिया की पेशेंट कंडीशन रहते हैं उसमें O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड डिक्रीज रहती है। द नेक्स्ट कॉज डिक्रीज रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू, ठीक है। सो ब्लड का फ्लो टिश्यू तक कम होना, डिक्रीज होना, दिस इज द अनदर कॉज ऑफ द हाइपोक्सिया। एंड द नेक्स्ट लास्ट कॉज ऑफ द हाइपोक्सिया दिस इज द डिक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय टिश्यू एंड द सेल, ठीक है। सो टिश्यू से या फिर सेल से जो यूटिलाइजेशन होता है O2 का, सो दिस इज द डिक्रीजेस बाय द टिश्यू एंड सेल। सो दिस देयर आर सम कॉजेस ऑफ द हाइपोक्सिया। सो नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ द हाइपोक्सिया, ठीक है। सो हमने हाइपोक्सिया देखा है, उसके कॉजेस देखे। सो अभी उसके टाइप्स कौन कौन से रहते हैं, सो हम देखते हैं स्टेप वाइज। सो इन इज फर्स्ट हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, द नेक्स्ट वन इज द एनेमिक हाइपोक्सिया, द नेक्स्ट वन इज द स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया एंड नेक्स्ट वन इज द हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, ठीक है। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द हाइपोक्सिया। सो हाइपोक्सिया के मेनली 4 टाइप्स रहते हैं, हाइपोक्सिक, देन एनेमिक, देन स्टैग्नेंट और हिस्टोटॉक्सिक, ठीक है। सो हम स्टेप वाइज देखते हैं। सो इन विच द हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, ठीक है। सो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया क्या रहता है? दिस इज द डिक्रीज O2 टेंशन PO2 ऑफ आर्टेरियल ब्लड हैज कॉल्ड एज आर्टेरियल हाइपोक्सिया, ठीक है। सो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया को ऑल्सो हम आर्टेरियल हाइपोक्सिया भी कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ जो O2 का टेंशन है, जो प्रेशर ऑफ O2 रहता है आर्टेरियल ब्लड का, सो वहाँ पर कम रहता है या फिर डिक्रीज होता है। उसके उस वजह से क्या रहता है? आर्टेरियल हाइपोक्सिया कॉज करता है, फिर उसका अनदर नेम हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया वहाँ पर कॉज करता है, ठीक है। जो O2 का टेंशन है, जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का जो आर्टेरियल ब्लड का, सो वहाँ पर कम होना या फिर डिक्रीज होना, ठीक है। दिस इज द कॉज ऑफ हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया और नथिंग बट द आर्टेरियल हाइपोक्सिया, ठीक है। सो लो आर्टेरियल PO2 और लो सैचुरेशन ऑफ द HB, दिस इज द कॉजेस ऑफ द हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द हाइपोक्सिया, दिस इज द एनेमिक हाइपोक्सिया, ठीक है। सो अभी एनेमिक हाइपोक्सिया में क्या रहता है? आर्टेरियल PO2 is normal but amount of HB available to carry O2 is reduced. So एनेमिक हाइपोक्सिया में क्या रहता है? दिस इज द जो आर्टेरियल PO2 है, जो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में कम रहता था, बट एनेमिक हाइपोक्सिया में वो नॉर्मल है। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है आर्टेरियल ब्लड के लिए नॉर्मल है, किसमें? एनेमिक हाइपोक्सिया में। बट उसमें क्या है, जो HB है, हीमोग्लोबिन है, जो O2 को कैरी करता है, उसकी कैपेसिटी डिक्रीज होती है। सो हमने जो कॉजेस देखे थे उसमें जो थर्ड कॉज था डिक्रीज जो सेकंड कॉज था डिक्रीज द O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। सो दिस इज इंडिकेट द एनेमिक हाइपोक्सिया, ठीक है। सो जो O2 को कैरिंग करने की कैपेसिटी है, दिस इज द HB हीमोग्लोबिन।
सो दिस इज द कम होता है या फिर डिक्रीज होता है, सो उससे एनीमिक हाइपोक्सिया कॉज होता है। सो उसमें कॉजेस क्या करेंगे, उसमें एनीमिया या फिर हीमोरेज, ठीक है। सो एनीमिया डिक्रीज द आरबीसी, ठीक है, आरबीसी का काउंट कम होने से एनीमिया कॉज करता है। सो एनीमिया के वजह से एनीमिक हाइपोक्सिया कॉज करता है या फिर हेमरेज, ठीक है, ब्लड वेसल रप्चर होना या फिर ब्रेक होना, सो वहाँ पर हेमरेज हो जाना, सो उसका भी कॉज एनीमिक हाइपोक्सिया रहता है, ठीक है। सो उसे एनीमिक हाइपोक्सिया कॉज कर सकता है, ठीक है। सो देयर आर टू कॉजेस ऑफ द एनीमिक हाइपोक्सिया। द नेक्स्ट वन इज द फ्रेंड्स स्टैग्नेंट और इचेमिक हाइपोक्सिया। सो नेक्स्ट जो टाइप है हाइपोक्सिया का, स्टैग्नेंट, और उसको हम क्या कह सकते हैं, इचेमिक हाइपोक्सिया। सो इचेमिक हाइपोक्सिया, द ब्लड फ्लो टू टिश्यू इज सो लो दैट एडिक्वेट O2 इज नॉट डिलीवर्ड। सो इसमें क्या रहता है, स्टैग्नेंट और इचेमिक हाइपोक्सिया में जो ब्लड फ्लो है टिश्यू तक ज्यादा स्लो रहता है, और जो O2 का कैरिंग कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज रहता है, ठीक है। मतलब क्या, ब्लड फ्लो कम होने से एक तो एडिक्वेट O2 रहेगा, ब्लड फ्लो ही नहीं है, सो O2 का सप्लाई कैसे रहेगा पूरी बॉडी में। सो दिस इज द इचेमिक हाइपोक्सिया, ठीक है। सो डिक्रीज द ब्लड फ्लो टू द टिश्यू, सो आल्सो कॉज द एडिक्वेट O2 नॉट डिलीवर, ठीक है। सो O2 ही नहीं डिलीवर होगा, ठीक है, ब्लड फ्लो बॉडी का डिक्रीज होने से इचेमिक हाइपोक्सिया या फिर स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया कॉज करता है। सो डिक्रीज द ब्लड फ्लो, जैसे हमने बताया, टू द टिश्यू इन एडिक्वेट O2 सप्लाई, ठीक है। O2 का सप्लाई भी कम रहता है बॉडी को, और ब्लड फ्लो कम होने से, ठीक है। सो उसके कॉजेस क्या रहेंगे, शॉक, हेमरेज, वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, देन सर्कुलरी फेलियर, ठीक है। सो स्टैग्नेंट या फिर इचेमिक हाइपोक्सिया ज्यादातर शॉक के कंडीशन में देखे जाते हैं, देन हेमरेज के कंडीशन में, देन वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। सो वेनस में ब्लॉकेज होने से वहाँ पर ब्लड फ्लो रुक सकता है, देन सर्कुलेटरी फेलियर, ठीक है। सो हार्ट में भी प्रॉब्लम होने से सर्कुलेशन नहीं हो रहा, सो दिस इज द कॉज ऑफ द कॉज हो सकता है स्टैग्नेंट का या फिर इचेमिक हाइपोक्सिया। The next one is the type of hypoxia. This is the histotoxic hypoxia, ठीक है। So this is the last type of the hypoxia. So histotoxic hypoxia में क्या होता है, the amount of O2 delivered to tissue inadequate, but tissue cell cannot make use of O2 supply to them. So अभी देखिएगा फ्रेंड्स, हमने इससे पहले जो भी हाइपोक्सिया के टाइप देखे थे, so उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपोक्सिया विच प्रॉपर्टी हैविंग डिफरेंट, ठीक है। सो हमने उसके हाइपोक्सिया के जितने भी टाइप्स देखे थे उसमें अलग अलग उसके वेरिएशन थे या फिर उसके कॉजेस थे। सो हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में भी अलग कॉज है। सो इसमें क्या हो रहा है, जो अमाउंट ऑफ O2 डिलीवर हो रहा है टिश्यू तक एडिक्वेट अमाउंट में हो रहा है, ठीक है। सो मतलब जितना नॉर्मल उसको अमाउंट चाहिए टिश्यू के लिए O2 का सप्लाई हो रहा है, बट इसमें क्या है, जो सेल कैनॉट मेक यूज ऑफ द O2 सप्लाई, बट इसमें जो सेल को जो जितना O2 चाहिए उसका यूज नहीं कर रहा है। सो उसके इस वजह से हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया कॉज कर रहा है। सो दिस इज द अनदर नेक्स्ट कॉज ऑफ द हाइपोक्सिया, ठीक है। सो उसमें O2 का सप्लाई या फिर डिलीवर अच्छी तरीके से हो रहा है टिश्यू तक, बट जो सेल है यूज ऑफ O2 नहीं कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉज ऑफ द हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, ठीक है। द नेक्स्ट the cause of the histotoxic hypoxia, this is the also vitamin B deficiency as well as poisoning, ठीक है। so histotoxic के मेन कॉजेस क्या क्या रहते हैं, सो विटामिन बी डेफिशिएंसी, ठीक है। सो विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से एज वेल एज पॉइजनिंग के जो पेशेंट रहते हैं उनमें हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया मेनली कॉज रहता है। सो ठीक है, दिस इज द सभी टाइप्स, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एनेमिक हाइपोक्सिया, स्टैग्नेंट और इचेमिक हाइपोक्सिया एंड लास्ट वन इज द हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हाइपोक्सिया, दिस इज द जो लंग्स की जो डिसीज थी, सो यहाँ पर हाइपोक्सिया, उसका हमने हाइपोक्सिया क्या रहता था, क्या है हाइपोक्सिया देखा और उसके टाइप्स देखे। द नेक्स्ट वन इज द साइनोसिस। सो फ्रेंड्स, अभी साइनोसिस देखते हैं, जो नेक्स्ट डिसीज कंडीशन है लंग्स की, ठीक है। साइनोसिस क्या रहता है, इट इज डिफाइंड एज द ब्लूइश कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, ठीक है। सो ब्लड में से जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू रहती है बहुत ज्यादा अमाउंट में कम होना, सो उससे ब्लूइश कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सो ब्लड में से हीमोग्लोबिन की लेवल बहुत ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज होने से बॉडी में ब्लूइश कलरेशन होता है स्किन पर और म्यूकस मेम्ब्रेन पर, ठीक है। सो म्यूकस मेम्ब्रेन जो मॉइस्ट इनर लाइनिंग ऑफ किसी भी ऑर्गन की जो मॉइस्ट इनर लाइनिंग रहते हैं वहां पर, और जो पेशेंट के स्किन पर ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है
वहाँ पर साइनोसिस कॉज करते हैं, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर पर बट इट इज मूव मार्क्ड सर्कल रीजन्स वेयर स्किन इज थिन। सो जहाँ पर स्किन का सबसे थिन लेयर मौजूद है वहाँ पर सबसे ज़्यादा साइनोसिस आकर होता है, या फिर वहाँ पर साइनोसिस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है। सो उसमें लिप्स, चीक्स, देन एयर लोब्स, देन फिंगर एंड बेस ऑफ नेल, ठीक है। सो लिप्स में या फिर चीक्स में या फिर एयर लोब्स, फिंगर और बेस ऑफ द नेल में जो साइनोसिस का डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्लूइश कलरेशन है, सो वहाँ पर हमको दिखता है। और साइनोसिस ऑकर्स व्हेन क्वालिटी ऑफ रिड्यूस एचबी इज अराउंड 5 to 7.9%, ठीक है। सो जब भी फ्रेंड्स साइनोसिस कॉज करता है उसी टाइम एक तो एचबी की वैल्यू कम होती है। सो उसकी एचबी की वैल्यू उसकी एचबी की वैल्यू कितनी रहती है, 5 to 7.9 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। सो यहाँ पर ग्राम पर डेसीलीटर रहना चाहिए, ठीक है। सो जो साइनोसिस में सबसे मेन कॉज क्या है, एचबी की वैल्यू डिक्रीज होना। सो एचबी की वैल्यू कितनी रहती है उसमें 5 to 7.9 ग्राम पर डेसीलीटर। सो नॉर्मली एचबी की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए ब्लड में, सो न्यूबॉर्न के लिए इन न्यूबॉर्न 14 to 24 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। सो ग्राम पर डेसीलीटर न्यूबॉर्न में 14 to 24 लेना चाहिए। देन मेल में कितनी रहती है, सो मेल में रहती है 13 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो 13 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर मेल में रहती है, और फीमेल में रहती है 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। सो इतने अमाउंट रहना ही चाहिए मेल, फीमेल एज वेल एज न्यूबॉर्न। सो उसी टाइम नॉर्मली ब्लड हीमोग्लोबिन का लेवल रहने से वहाँ पर साइनोसिस नहीं होता, बट जब एचबी का लेवल बहुत ज़्यादा अमाउंट में कम होता है, सो 5 to 7% वहाँ पर जो रिड्यूस एचबी होने से साइनोसिस कॉज करता है, ठीक है। सो दिस इज अनदर डिसीज कंडीशन ऑफ द लंग, दिस इज द साइनोसिस। देन नेक्स्ट वन इज द डिसीज कंडीशन ऑफ द लंग्स, दिस इज द डिस्पनिया, ठीक है। सो जो नेक्स्ट डिसीज कंडीशन है लंग्स की, दिस इज द डिस्पनिया। सो डिस्पनिया क्या होता है, डिस्पनिया जो वर्ड है ग्रीक वर्ड है, दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्पनिया हार्ड ब्रीदिंग, ठीक है। सो हार्ड ब्रीदिंग जो डिस्पनिया वर्ड ग्रीक वर्ड से आता है उसका मीनिंग क्या रहता है, हार्ड ब्रीदिंग, ठीक है। सो इट ऑफन डिस्क्राइब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। सो डिस्पनिया में क्या होता है, ब्रीथ का शॉर्टनेस या फिर कट होती है, ठीक है। सो दिस इज द डिस्पनिया। इट इज़ प्राइमरली एन इंडिकेशन ऑफ इनएडिक्वेट वेंटिलेशन और इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ द O2 इन द ब्लड, ठीक है। सो जो डिस्पनिया का जो कॉज है, सो दिस इज द कॉज ऑफ डिस्पनिया, इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, ठीक है। सो वेंटिलेशन प्रॉपरली वेंटिलेशन उसको नहीं मिलना पेशेंट को, या फिर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ द O2, ठीक है। सो O2 का कंजम्पशन है या फिर जो O2 का रिक्वायरमेंट है सो कम होना, दिस इज द अनदर कॉज ऑफ द डिस्पनिया, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द फ्रेंड्स डिसीज कंडीशन ऑफ द लंग्स एपनिया, ठीक है। सो एपनिया जो यहाँ पर फ्रेंड्स जो लास्ट का जो वर्ड है EA, ठीक है। सो दिस इज द इंडिकेट द डिक्रीज और द एलिवेट द अमाउंट ऑफ द एनी टाइप ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर किसी भी सब्जेक्ट का जो अमाउंट डिक्रीज होना या फिर एलिवेट होना, सो दिस इज इंडिकेट द ER, ठीक है। सो दिस इज द अनदर डिसीज कंडीशन ऑफ द लंग्स एपनिया, ठीक है। सो एपनिया क्या रहता है, सो दिस इज द टेम्पररी सेसेशन ऑफ द ब्रीदिंग, ठीक है। सो यहाँ पर टेम्पररी ब्रीदिंग लॉस होना या फिर जो सेसेशन हो, ठीक है। दिस इज द सेसेशन मतलब जो ब्रीथ का समापन होना, ठीक है। सो दिस इज द एपनिया। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जो डिसीज कंडीशन थे लंग्स के यहाँ पर क्लियर होते हैं। जो अप्लाइड एनाटॉमी थी उसमें हमने निमोनिया, फर्स्ट ऑफ ऑल निमोनिया देखा, देन उसके बाद अस्थमा देखा, देन ट्यूबरकुलोसिस, देन द हाइपोक्सिया, उसके टाइप्स, देन साइनोसिस, देन डिस्पनिया, और लास्ट वन इज द एपनिया, ठीक है। सो इसके बाद फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड एप्लीकेशन, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, नर्सिंग के क्या इम्प्लीमेंटेशन है और उसके एप्लीकेशंस क्या है, सो हम देखते हैं। सो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लंग्स एग्जामिनेशन और लंग्स साउंड्स वहाँ पर नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन में आते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज द लंग्स एग्जामिनेशन, ठीक है। लंग्स का एग्जामिनेशन किया जाता है।
सो लंग्स का एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है? सो इन विच लंग्स एग्जामिनेशन इंक्लूड्स द वाइटल साइंस, ठीक है। सो लंग्स के वाइटल साइंस चेक करके उसका लंग्स का एग्जामिनेशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने आईसीयू में या फिर किसी भी जगह पर मॉनिटर की रिक्वायरमेंट रहती है। सो वहाँ पर मॉनिटर में O2 का सैचुरेशन दिया गया होता है। सो वहाँ पर परसेंटेज ऑफ O2 दिया जो मॉनिटर पे होता है। सो उससे पता चलता है पेशेंट को O2 की रिक्वायरमेंट कितने हैं। सो उससे हम O2 पेशेंट को सप्लाई करते हैं। सो दिस इज़ द वाइटल साइंस, उसका चेक करके फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। और फिजिकल एग्जामिनेशन देयर आर 4 टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। सो लंग्स का फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए उसके 4 टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं। सो दिस इज द टॉपिक्स विच आर अंडर कमिंग द नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड हेल्थ असेसमेंट, ठीक है। सो हेल्थ असेसमेंट में जो फिजिकल एग्जामिनेशन जो सभी टाइप्स उसके जो पॉइंट्स है उसमें कवर किए जाते हैं। सो हम देखने वाले। सो फिलहाल यहाँ पर जो नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन में हम लंग्स एग्जामिनेशन देख रहे हैं। सो उसमें हम शॉर्ट में बता दें जो लंग्स को एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। एक तो उसका वाइटल साइन चेक करके, और जो नेक्स्ट इन इज द टाइप्स विद द हेल्प ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। सो अब फिजिकल एग्जामिनेशन कैसा किया जाता है लंग्स का? विद द हेल्प ऑफ द 4 टेक्निक्स ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्मिंग ऑन द पेशेंट, ठीक है। सो उसमें 4 टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं: इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन, ठीक है। सो इंस्पेक्शन क्या होता है? सो इंस्पेक्शन दिस इज नथिंग बट द सिस्टमेटिक विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सो दिस इज इंस्पेक्शन में क्या किया जाता है? पेशेंट को एक सिस्टमेटिक वे से, ठीक है, विजुअल एग्जामिनेशन किया जाता है। उसका विजुअलाइजेशन पेशेंट को देखा जाता है, ठीक है। उसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है पेशेंट का, उसका कलर कैसा है, शेप कैसा है, बॉडी का साइज़ कैसा है, सिमेट्री कैसा है, पोजीशन, मूवमेंट्स, ठीक है। सो वो सभी फिजिकल एग्जामिनेशन का इंस्पेक्शन पार्ट में आते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द पाल्पेशन। अभी पाल्पेशन क्या रहता है? पाल्पेशन दिस इज द यूज़ ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स टू गैदर इंफॉर्मेशन थ्रू टच, ठीक है। सो पाल्पेशन में टच ऑफ द सेंस ऑफ टच यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो टच ऑफ सेंस में हैंड्स या फिर फिंगर्स हम यूज़ कर सकते हैं। सो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, फॉर एग्जांपल जब भी पेशेंट को फीवर रहता है, सो वहाँ पर हम जो हैंड का डॉर्सल सरफेस रहता है, सो वहाँ पर हम पेशेंट के टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम हैंड्स का डॉर्सल सरफेस हम यूज़ करते हैं, बिकॉज हम डॉर्सल सरफेस सेंसिटिव टू द हीट रहता है, ठीक है। इसलिए हम डॉर्सल सरफेस यूज़ करते हैं। सो दिस इज द पाल्पेशन। द नेक्स्ट वन इज द परकशन, ठीक है। सो अभी परकशन क्या रहता है? इट इज़ द एग्जामिनेशन बाय टैपिंग फिंगर ऑन द बॉडी टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन बाय साउंड दैट आर प्रोड्यूस, ठीक है। सो परकशन में क्या होता है फ्रेंड्स? पेशेंट के बॉडी सरफेस पर टैपिंग किया जाता है। सो फिंगर से वहाँ पर टैप किया जाता है। सो वहाँ पर साउंड जनरेट होता है और हमको जो पेशेंट की इंटरनल ऑर्गन की कंडीशन पता चलती है टैपिंग करने से। सो दिस इज विच आर अंडर कवरिंग द परकशन। अभी परकशन में हम लंग्स का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। सो लंग्स का एग्जामिनेशन जब भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन से करते हैं उसमें परकशन आता है। सो वहाँ पर जो साउंड जनरेट होते हैं, सो वहाँ पर जो टोन्स जनरेट होते हैं उसको हम परकशन टोन्स कहते हैं या फिर परकशन नोट्स। सो वहाँ पर लंग्स पर जब हम टैपिंग करते हैं, सो लंग्स का नॉर्मल साउंड्स जो रहता है, नॉर्मल साउंड जब भी परकशन की करने के बाद आता है, सो दिस इज द रेजोनेंट, ठीक है। सो रेजोनेंट साउंड वहाँ पर हमको जनरेट मिलता है जो हम परकशन करते हैं, जो नॉर्मल साउंड रहता है। और जब भी लंग्स इन्फ्लामेशन रहता है या फिर हाइपर इन्फ्लामेट रहता है, सो वहाँ पर जो साउंड जनरेट रहता है जो पेशेंट के लंग्स है, सो दिस इज द हाइपर रेजोनेंट, ठीक है। सो हाइपर रेजोनेंट साउंड वहाँ पर जनरेट होता है या फिर प्रोड्यूस होता है जब भी हम परकशन करते इन्फ्लामेटेड लंग्स पर, ठीक है, या फिर हाइपर इन्फ्लामेटेड लंग्स पर। एंड देन लास्ट टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, दिस इज द ऑस्कल्टेशन, ठीक है। सो ऑस्कल्टेशन क्या रहता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग साउंड्स दैट जनरेटेड विद इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सो जो भी साउंड्स इंटरनल ऑर्गन से इंटरनल ऑर्गन से जो पेशेंट के जनरेट हो रहे हैं, सो लिसन करने का जो प्रोसेस है, सो उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्कल्टेशन कहते हैं, ठीक है। और अभी पेशेंट के बॉडी से जो भी साउंड जनरेट होने वाला है, सो वो हम हमारे खुले एयर से हम सुन नहीं सकते। सो इसलिए हम उसको इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसका नेम क्या रहता है? स्टेथोस्कोप, ठीक है। सो स्टेथोस्कोप का यूज़ करके हम पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन से जो भी साउंड प्रोड्यूस या फिर जनरेट हो रहा है हम इजीली लिसन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमको पेशेंट के हार्ट बीट लिसन करना है, सो वहाँ पर हम क्या करते हैं? स्टेटो का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द होल अबाउट द auscultation as well as lungs examination in which the physical examination and there are
टेक्निक्स ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है. सो दिस इज द लंग्स एग्जामिनेशन. द नेक्स्ट वन इज द नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड एप्लीकेशन द लंग्स साउंड, ठीक है. सो लंग्स के द्वारा जो भी साउंड्स जनरेट होते हैं, सो उसमें नॉर्मल साउंड भी जनरेट होते हैं और अबनॉर्मल साउंड भी जनरेट होते हैं. सो उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे नॉर्मल ब्रीथ साउंड. अब फ्रेंड्स नॉर्मल ब्रीथ साउंड में क्या क्या रहता है, ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड, देन वेसिकुलर ब्रीथ साउंड, ब्रोंकियो वेसिकुलर साउंड, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड. अभी ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड जो ब्रोंकाई जो ट्रकिया का जो नेक्स्ट डिवीजन है, दिस इज द ट्रकिया एंड दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन एट द करीना पॉइंट डिवाइडेशन ऑफ द दिस इज द ब्रोंकाई, ठीक है. सो राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवीजन होता है. सो वहाँ पर ब्रीथ साउंड वहाँ पर जनरेट होता है. नॉर्मल साउंड व्हेन लिसनिंग ओवर द लार्ज एरिया लाइक ट्रकिया एंड ब्रोंकाई, ठीक है. सो ब्रोंकियल साउंड जब भी हम लिसन करते हैं लार्ज एरिया ऑफ द जो एयरवे है, लार्ज एयरवे लाइक ट्रकिया और ब्रोंकाई. सो ट्रकिया और ब्रोंकाई के जो ऊपर हम जो लिसन कर रहे हैं साउंड्स, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड. और द एक्सपायरेटरी फेज इज ग्रेटर देन इंस्पायरेटरी फेज एंड गैप बिटवीन देम, ठीक है. सो अभी फ्रेंड्स एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी फेज यहाँ पर देखिएगा. सो जो एक्सपायरेटरी फेज यहाँ पर ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू इंस्पायरेटरी फेज, और उनमें गैप प्रेजेंट रहता है, ठीक है. सो यहाँ पर हमको गैप वहाँ पर दिखना चाहिए, ठीक है. सो दिस इज द कंसिडर कीजिए एक्सपायरेटरी फेज है, ठीक है, एक्सपायरेटरी फेज, और दिस इज द इंस्पायरेटरी फेज, ठीक है. और यहाँ पर गैप प्रेजेंट है, ठीक है. सो यहाँ पर जब भी एक्सपायरेशन होता है, सो ज़्यादा एक्सपायरेशन होता है और इंस्पायरेशन होता है तो कम होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एक्सपायरेशन, ठीक है. और यहाँ पर गैप प्रेजेंट रहता है, मतलब जब भी पेशेंट या फिर जो किसी भी इंसान जब भी एक्सपायरेशन करता है, सो उसी टाइम थोड़ा सा गैप या फिर थोड़ा सा ब्रेक लेता है और देन इंस्पायरेशन करता है. सो दिस इज द साउंड व्हेन लिसनिंग ऑन द लार्ज एयरवे लाइक ट्रकिया एंड ब्रोंकाई. दिस साउंड इज आल्सो नोन एज ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड, ठीक है. सो दिस इज द बोला पड़ता ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड. अब फ्रेंड्स वेसिकुलर ब्रीथ साउंड, जो नॉर्मल ब्रीथ साउंड है लंग्स का, वेसिकुलर ब्रीथ साउंड हेयर्ड ओवर एनी लोब ऑफ लंग विद इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है. सो जो साउंड लंग्स के कौन से भी एयर से जब भी हम सुनते हैं, ठीक है, जब भी इंस्पायरेशन या फिर एक्सपायरेशन होता है, सो उसी टाइम हम नॉर्मल साउंड हम लिसन करते हैं. सो दिस इज द साउंड इज नोन एज अ वेसिकुलर ब्रीथ साउंड. दिस साउंड इज अ सॉफ्ट एंड लो पिच, ठीक है. सो उसका पिच थोड़ा सा लो रहता है और सॉफ्ट रहता है, ठीक है. एंड इंस्पायरेटरी फेज इज ग्रेटर देन एक्सपायरेटरी फेज एंड नो गैप बिटवीन द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेटरी फेज. सो जैसे हमने फ्रेंड्स ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड में जैसे हमने एक्सपायरेटरी फेज इज ग्रेटर देन इंस्पायरेटरी फेज था, सो वेसिकुलर ब्रीथ साउंड में क्या रह रहा है, जो इंस्पायरेटरी फेज है इज ग्रेटर देन एक्सपायरेटरी फेज. सो जस्ट अपोजिट टू द ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड. सो यहाँ पर हम यहाँ पर इंस्पायरेटरी फेज यहाँ पर कंसिडर करते हैं और दिस इज द एक्सपायरेटरी फेज, और यहाँ पर गैप नहीं है, ठीक है. सो ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड में गैप प्रेजेंट था, ठीक है. सो बट जो वेसिकुलर ब्रीथ साउंड है वहाँ पर गैप नहीं है. सो दिस इज द इंस्पायरेटरी फेज एंड दिस इज द एक्सपायरेटरी फेज. सो यहाँ पर एक्सपायरेटरी फेज लेस देन टू इंस्पायरेटरी फेज और उसमें गैप का मौजूदा नहीं है, ठीक है, उसमें गैप मौजूद नहीं है, ठीक है. सो दिस इज द वेसिकुलर ब्रीथ साउंड. अब जो थर्ड नॉर्मल ब्रीथ साउंड है लंग्स का, दिस इज द ब्रोंकियो वेसिकुलर साउंड, ठीक है. सो जो हर्ड मेनली मैनोब्रेम, ठीक है. सो जो साउंड मैनोब्रेम पर मेनली सुनने को मिलता है, सो दिस इज उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियो वेसिकुलर साउंड. सो मैनोब्रेम कहाँ पर रहता है, जो थोरेसिक कैविटी में जो स्टर्नम बोन रहता है. सो दिस इज द स्टर्नम बोन, यहाँ पर हम निकालते हैं. सो फॉर कंसिडर कीजिएगा दिस इज द स्टर्नम बोन. सो यहाँ पर निकाल दे, दिस इज द स्टर्नम बोन. सो यहाँ पर जो उसके पार्ट, दिस इज द बॉडी, दिस इज द यहाँ पर जाइफॉइड प्रोसेस रहती है, ठीक है, यहाँ पर जाइफॉइड प्रोसेस रहती है. और दिस इज द जहाँ पर हम ब्रोंकियो वेसिकुलर साउंड लिसन कर रहे हैं, दिस इज द मैनोब्रेम, ठीक है. सो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, मैनोब्रेम, ठीक है. सो जो टाई बोन है या फिर उसको हम जो स्टर्नम बोन उसको हम टाई बोन कहते हैं. सो वहाँ पर मैनोब्रेम पार्ट पर जो लिसन करते हैं साउंड, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियो वेसिकुलर साउंड, जो मेनली स्टर्नम बोन के मैनोब्रेम पार्ट पर लिसन होता है, ठीक है. सो इंस्पायरेटरी फेज एंड एक्सपायरेटरी फेज इज इक्वल एंड नो गैप बिटवीन देम, ठीक है. सो अभी फ्रेंड्स देखिएगा ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड में क्या हो रहा था, एक्सपायरेटरी फेज इज ग्रेटर देन इंस्पायरेटरी फेज और गैप बिटवीन देम. सो वहाँ पर गैप था, एक्सपायरेटरी फेज ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू इंस्पायरेटरी फेज और गैप उस पर मौजूद था ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड में. अब वेसिकुलर ब्रीथ साउंड में क्या था,
वहाँ पर इंस्पिरेटरी फेज इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, इंस्पिरेटरी फेज ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू एक्सपिरेटरी फेज, और उनमें गैप मौजूद नहीं था। अभी ब्रोंकियल वेसिकुलर साउंड में क्या हो रहा है, एक्सपिरेटरी फेज एज वेल एज इंस्पिरेटरी फेज इज इक्वल, ठीक है, एंड नो गैप बिटवीन देम, ठीक है। यहाँ पर इंस्पिरेटरी फेज एज वेल एज एक्सपिरेटरी फेज, यहाँ पर इंस्पिरेटरी फेज एज वेल एज एक्सपिरेटरी फेज इक्वल है और गैप वहाँ पर मौजूद नहीं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रोंकियल वेसिकुलर एज वेल एज ब्रोंकियल वेसिकुलर साउंड, ठीक है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स जो लंग्स का साउंड था, जो नॉर्मल लंग्स के जो साउंड्स थे वहाँ पर हमने क्लियर किए, जो ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड, वेसिकुलर ब्रेथ साउंड और ब्रोंकियल वेसिकुलर ब्रेथ साउंड, ठीक है। सो अब हम जो लंग्स के एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड रहते हैं, सो यहाँ पर हम देखते हैं। सो लंग्स के एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड विच दिस टॉपिक विच अंडर कवरिंग द अप्लाइड एनाटॉमी, ठीक है। सो दिस इज द अप्लाइड एनाटॉमी का पार्ट रहता है। सो दिस इज डिसीज कंडीशन ऑल्सो। सो क्रैकल, सो जो एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड है लंग्स का, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रैकल। अभी क्रैकल क्या रहता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एल्वेलर रेट, ठीक है। सो एल्वेलर रेट्स क्रैकल को भी कहते हैं। इट इज़ अ नॉन म्यूजिकल एंड नॉन कंटिन्यूस साउंड, ठीक है। सो ए साउंड्स कंटिन्यूस नहीं रहते, और दिस इज द नॉन म्यूजिकल साउंड, ठीक है। And based on pitch and intensity and duration, there are two types of crackles. So depends upon the pitch, the intensity and duration, there are two types of the crackles, ठीक है। So उसका pitch कैसा है, intensity कैसे है और duration कितना है, so उससे crackle के two types रहते हैं। So first of all fine crackle and next coarse crackle, ठीक है। So this is the first of all हम देखेंगे fine crackle। सो फाइन क्रैकल मतलब जो थीन, पतला, हल्का ऐसा जो क्रैकल रहता है उसको हम क्या कहते हैं, फाइन क्रैकल। उसमें हाई पिच साउंड रहता है, फॉर एग्जांपल निमोनी का, ठीक है। सो वहाँ पर आप वर्ड से मत जाएगा, दिस इज द फाइन क्रैकल, हल्का है, पतला है, लेकिन हाई पिच रहता है, ठीक है। सो पिच का वॉल्यूम वहाँ पर हाई रहता है, और फॉर एग्जांपल निमोनिया के कंडीशन में आपको फाइन क्रैकल के पेशेंट्स वहाँ पर दिखेंगे। और कोर्स क्रैकल जो जाड़ा है, मोटा है, पतला है, ठीक है, सो दिस इज द कोर्स क्रैकल, और दिस इज द लो पिच साउंड एंड फॉर एग्जांपल सीओपीडी। सो कोर्स क्रैकल लो पिच साउंड रहता है और सीओपीडी के पेशेंट में दिखता है। सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ठीक है। सो जो क्रोनिक है 6 मंथ से ज़्यादा रहती है, सो उसको डिसीज कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्रोनिक डिसीज कंडीशन। और जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, जो ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी में या फिर लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करती है, उस डिसीज कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड, दिस इज द क्रैकल्स, ठीक है। द नेक्स्ट ब्रेथ साउंड एबनॉर्मल, दिस इज द विज। सो विजिंग, सो विजिंग क्या रहती है या फिर विज, इट इज़ अ म्यूजिकल एंड हाई पिच कंटिन्यूस साउंड heard mainly expiratory phase but can be heard in respiratory phase। सो यहाँ पर फ्रेंड्स मिस्टेक हो गया, इंस्पिरेटरी फेज है, ठीक है। सो फ्रेंड्स विजिंग क्या रहता है, जो दिस इज द अनदर एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड है विजिंग, दिस इज द म्यूजिकल साउंड, ठीक है। सो यहाँ पर जब भी पेशेंट्स ब्रीथ करते हैं वहाँ पर म्यूजिक के तरह वहाँ पर साउंड जनरेट होता है, ठीक है। और हाई पिच रहता है, इसकी पिच जो रहता है हाई रहता है, और कंटिन्यूस साउंड है, ठीक है, मतलब ब्रेक नहीं होता, कंटिन्यूटी उसमें बनाई रहती है। और हार्ड इन एक्सपिरेटरी फेज, जब भी पेशेंट ब्रीथ को एक्सहेल करते हैं, सो उसी टाइम पेशेंट का कंटिन्यूसली हाई पिच म्यूजिकल साउंड वहाँ पर हमको लिसन करने को मिलता है। और एज वेल एज दिस इज कैन बी हर्ड इन इंस्पिरेटरी फेज, मतलब दिस इज द मिस्टेकली रेस्पिरेटरी फेज हो गए, सो दिस इज द इंस्पिरेटरी फेज, ठीक है। सो इंस्पिरेटरी फेज में भी जो विजिंग का साउंड मिलता है, सो एज कम्पेयर टू एक्सपिरेटरी फेज में ज़्यादातर म्यूजिकली हाई पिच कंटिन्यूस साउंड लिसन करने को मिलता है। फॉर एग्जांपल कॉज ऑफ दिस विज साउंड अस्थमा एंड सीओपीडी, ठीक है। सो अस्थमा के पेशेंट में या फिर सीओपीडी पेशेंट में विजिंग साउंड ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द डिसीज कंडीशन, सॉरी abnormal breath sound, दिस इज द रोंकी। सो जो नेक्स्ट एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड है लंग्स का, दिस इज द रोंकी। सो रोंकाई जो साउंड है, दिस इज द लो पिच साउंड, ठीक है। सो इसका जो पिच रहता है लो रहता है और हर्ड ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। सो जब भी पेशेंट एक्सपायरेशन करता है, सो उसी टाइम जो भी साउंड हमको लिसन मिलता है, सो दिस इज द एक्सपायरेशन के दौरान जो मिलता है, दिस इज द रोंकाई साउंड। एंड कॉज द रोंकी इन द न्यूमोनिया, देन द ब्रोंकाइटिस, ठीक है। सो न्यूमोनिया के पेशेंट में एज वेल एज ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में, ब्रोंकाइटिस मतलब क्या, जो
ब्रोंकस है, ठीक है, ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन होना है। सो फ्रेंड्स किसी भी वर्ड के जो लास्ट में TIS ऐसा वर्ड आता है, टिस, सो दिस इज द इंडिकेट द इन्फ्लामेशन, ठीक है। सो ब्रोंकाइटिस एज वेल एज निमोनिया के पेशेंट में और रोंकी का साउंड जनरेट होता है या फिर हमको लिसन मिलता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड ऑफ लंग्स, स्ट्राइडर, ठीक है। स्ट्राइडर क्या रहता है? इट इज हाई पिच लाउडली म्यूजिकल साउंड ड्यूरिंग इंस्पिरेटरी फेज मेनली कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन अपर एयरवे, ठीक है। सो फ्रेंड्स स्ट्राइडर साउंड हाई पिच रहता है, लाउडली रहता है, सो ज़्यादा शोर करता है, म्यूजिकली साउंड रहता है और इंस्पिरेटरी फेज के दौरान स्ट्राइडर्स जनरेट होता है और इसका कॉज क्या है? मेनली ऑब्स्ट्रक्शन इन द अपर एयरवे, ठीक है। सो जो अपर एयरवे ट्रकिया है या फिर ब्रोंकल्स जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, सो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होना, ठीक है। सो दिस इज द कॉज ऑफ द स्ट्राइडर, ठीक है। सो दिस इज द अनदर एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो ब्रेथ साउंड लंग्स के साउंड थे यहाँ पर क्लियर होते हैं, नॉर्मल ब्रेथ साउंड और एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड, ठीक है। सो अभी फ्रेंड्स एबनॉर्मल ब्रीदिंग भी रहती है। सो जैसे हमने साउंड्स देखे उसमें एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड देखे, सो वैसे ही ब्रीदिंग में भी डिफिकल्टी रहती है। सो उसमें एबनॉर्मल ब्रीदिंग, दिस इज द अनदर लास्ट पार्ट ऑफ द अप्लाइड aspect of the lungs, this is the related to the breathing, this is the abnormal breathing. So उसमें कुशमल ब्रीदिंग, पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग और सीसॉ ब्रीदिंग। सो क्या रहते हैं? सो स्टेप वाइज देखते हैं। कुशमल ब्रीदिंग, दिस इज द टाइप ऑफ द हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। सो जो कुशमल ब्रीदिंग है हाइपर वेंटिलेशन की टाइप है। हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है? जो पेशेंट रैपिडली ब्रीदिंग करता है, डीपली ब्रीदिंग करता है या फिर ओवर ब्रीदिंग करते हैं, सो दिस इज द हाइपर वेंटिलेशन एंड इट कॉजेज द डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग। सो जैसे मैंने बताया इसमें डीप एज वेल एज रैपिड ब्रीदिंग होती है, ठीक है। और इट इज़ अ लंग इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू एसिडोसिस। सो कुशमल ब्रीदिंग में पेशेंट रैपिड ब्रीदिंग या फिर डीप ब्रीदिंग करने की वजह से यहाँ पर एसिडोसिस होता है। एसिडोसिस मतलब क्या? अ कंडीशन इन विच द एक्सेसिव एसिड ऑफ द बॉडी फ्लूइड, ठीक है। सो पेशेंट के बॉडी फ्लूइड में एसिड की मात्रा या फिर जो उसका लेवल रहता है सो ज़्यादा होता है फॉर नथिंग बट द डिक्रीज द pH ऑफ द बॉडी फ्लूइड ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सो pH डिक्रीज होने से या फिर एसिडोसिस, एसिड का लेवल बॉडी फ्लूइड में इंक्रीज होने से जो डिसीज कॉज करती है, दिस इज द एसिडोसिस, ठीक है। सो एसिडोसिस कुशमल ब्रीदिंग में मेनली कॉज करता है, नथिंग बट द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो दिस इज द कंडीशन इन विच द एयर टू मच एसिड इन बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दिस इज द कॉज ऑफ द कुशमल ब्रीदिंग। या फिर कुशमल ब्रीदिंग में जो पेशेंट डीप रैपिड ब्रीदिंग करने का रिजल्ट किस में आता है? सो पेशेंट का एसिड ज़्यादा होता है। सो जो बॉडी फ्लूइड रहता है पेशेंट का उसमें एसिड की मात्रा अमाउंट वहाँ पर बढ़ता है और दिस इज द ऑल्सो रिजल्ट इनटू द डिक्रीज द pH ऑफ द बॉडी फ्लूइड ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सो पेशेंट का pH डिक्रीज होने से या फिर एसिड की वैल्यू बढ़ने से वहाँ पर कुशमल ब्रीदिंग कॉज करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट एबनॉर्मल ब्रीदिंग, दिस इज द पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग। अभी पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग क्या रहती है? इट इज द अपोजिट मूवमेंट ऑफ द चेस्ट वे ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ठीक है। सो पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग में जो मूवमेंट ऑफ द चेस्ट है, चेस्ट की मूवमेंट है, दिस इज द अपोजिट टू द नॉर्मल, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल चेस्ट की जो मूवमेंट रहती है नॉर्मली, सो जब भी फ्रेंड्स इंस्पिरेशन में, इंस्पिरेटरी फेज में क्या होता है? जो डायफ्रागम रहता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो डोम शेप्ड डायफ्राम रहता है सो फ्लैट होता है, ठीक है। और इसके अपोजिट एक्सपायरेशन में क्या होता है? एक्सपायरेशन में जो डायफ्रागम रहता है सो रिलैक्स होता है और जो फ्लैट शेप जो डायफ्राम है वो डोम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल मूवमेंट ऑफ द चेस्ट वे बोलो या फिर डायफ्रागम, ठीक है। सो बट इन पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग में उसका अपोजिट होता है, ठीक है। एंड इट इज़ द नॉर्मली आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द चेस्ट एंड इज सीन इन द चेस्ट वेल। सो जैसे हमने बताया उसका चेस्ट वे का जो मूवमेंट है पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग में एग्जैक्टली अपोजिट होता है। और पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग जो एक्चुअली किस में फाउंड होता है? सो चेस्ट फेल्योर पेशेंट में पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग वहाँ पर दिखता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द लास्ट एबनॉर्मल ब्रीदिंग टाइप, दिस इज द सीसॉ ब्रीदिंग, ठीक है। अभी सीसॉ ब्रीदिंग क्या रहती है? इट इज़ द अपोजिट मूवमेंट ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। अभी
सीसॉ ब्रीदिंग में जो चेस्ट और एब्डोमेन की जो नॉर्मली जो मूवमेंट होने वाली है, सो दिस इज द अपोजिट मूवमेंट होती है सीसॉ ब्रीदिंग में। सो आपने गार्डन में जब भी देखा होगा ऐसा सीसॉ रहता है, ठीक है। सो यहाँ पर 2 पर्सन्स यहाँ पर लिफ्टिंग करते हैं, ठीक है। सो जब भी उसका वेट यहाँ पर नीचे होता है, सो दिस इज द वो ऊपर जाता है। सो जो सीसॉ ब्रीदिंग में क्या होता है, चेस्ट का और एब्डोमेन का जो नॉर्मली रेस्पिरेशन में उसका मूवमेंट रहता है, सो उससे जस्ट अपोजिट सीसॉ ब्रीदिंग में उसका मूवमेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट एबनॉर्मल ब्रीदिंग एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा यहाँ पर हमने क्लियर किया है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे MCQ एज वेल एज शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, सो चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एग्जैक्टली टोटली पार्ट यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्लियर होता है, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और जो नेक्स्ट यूनिट है हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो में तक टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।